हेलो एवरीवन, स्टैटिक मित्रा पर आपका स्वागत है। MSD09 का ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर वन शॉट वीडियो रहेगा। उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, राइट। ज़्यादा इसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं लेके आएंगे, एक ही वीडियो में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो एनालिसिस करने के बाद में जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे मैंने इस PDF के साथ में अलाइन कर दिए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे के सारे मैंने रेड बॉक्सेस में मार्क करे हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पढ़ लेने चाहिए, उनसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। सो ये वीडियो आपका होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट एक सिंगल वीडियो रहेगा जिसमें आपका MSD09 का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसकी PDF मैं आपको अपने चैनल @स्टैटिक मित्रा पर जो है आपको दे दूंगा, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF ले सकते हो @स्टैटिक मित्रा, ठीक है, AA, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप इस PDF को ले सकते हो। बाकी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एनालिसिस पहले हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। एनालिसिस के बाद में जो जो क्वेश्चन मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं वो सारे के सारे, तो अपन उनको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सो पहला प्रश्न है कि कहानी का अर्थ एवं व्युत्पत्ति स्पष्ट करते हुए कहानी की प्रमुख पहचान एवं प्रमुख आधारों का विवेचन कीजिए। सेकंड प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछा गया है, तो ये वापस रिपीट होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। सो देखो, कहानी का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहानी की पहचान के लिए प्रमुख आधारों का विवेचन करिए। सो जस्ट मुझे मार्कर लेने ये यहाँ पे, राइट। सो कहानी का अर्थ क्या है? पहले तो कहानी हिंदी गद्य की एक प्रमुख विधा है, ठीक है। इसमें जीवन की एक किसी महत्वपूर्ण घटना, अनुभव या स्थिति का कल्पनात्मक चित्रण होता है, ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, अनुभव, स्थिति का कलात्मक चित्रण होता है। कहानी सीमित आकार में जीवन की गहरी सच्चाई को अभिव्यक्त करती है। यह पाठक पर त्वरित और स्थायी प्रभाव डालने वाली विधा है। त्वरित और स्थायी प्रभाव डालने वाली विधा है। देखो, इस वीडियोस का पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए, ठीक है, शब्द आपके पास में आ जाए ताकि आप इस क्वेश्चन को जो ठीक से डील कर पाओ, राइट। इसका वीडियो का पर्पज़ यही है। आंसर आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिलेंगे यहाँ पे, और छोटे और क्रिस्प आंसर ही होंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर नहीं होंगे, ताकि जितना आप पढ़ो उतना आपको याद रह जाए, राइट। सो शुरू करते हैं। तो कहानी की संकल्पना क्या है? पहली था, है ना, कहानी की संकल्पना। कहानी केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होती बल्कि जीवन दृष्टि प्रस्तुत करती है। इसमें कल्पना और यथार्थ का समन्वय होता है। कहानी का उद्देश्य पाठक को सोचने के प्रेरित करना भी होता है। कहानी का स्वरूप कैसा होता है? कहानी का आकार छोटा होता है और भावबोध व्यापक स्तर पर इसमें होता है। इसमें एक मुख्य कथानक होता है जो केंद्र में रहता है। पात्रों की संख्या सीमित होती है, ठीक है। समय और स्थान का अधिक विस्तार भी इसमें नहीं होता है। तो कहानी जैसी होती है। इसमें आपको कहानी में क्या क्या होता है कि इसमें पात्र कम होते हैं, मुख्य कथानक होता है कि एक कहानी का एकमात्र उद्देश्य होता है कुछ चीज़ बता देना, ठीक है। आकार में छोटी होती है, इसका भाव बहुत व्यापक होता है। कहानी सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि एक पर्टिकुलर चीज़ उभर के आती है ना। तो उसका जो है भाव बहुत व्यापक होता है। समय और स्थान पर इसका अधिक विस्तार नहीं होता। कहानी में किसी जगह के बारे में ज़्यादा व्याख्या ही नहीं होती, केवल उस कंटेक्स्ट के बारे में बात होती है। कहानी की पहचान के प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार है, पहला है कथानक, ठीक है। कथानक क्या है? कथानक कहानी का मूल ढांचा है। घटना में संगति और तारतम्यता आवश्यक होती है। पात्र चित्रण की बात करें तो देखो, पात्रों के माध्यम से सामाजिक और मानसिक यथार्थ का उद्घाटन हो जाता है। पात्र जीवन संगत होने चाहिए। पात्र जो कैसे होने चाहिए? जीवन संगत होने चाहिए। इनमें संघर्ष होना चाहिए। इन पात्रों के अंदर आंतरिक यानी मानसिक संघर्ष भी हो सकता है, और बाह्य संघर्ष मतलब सामाजिक संघर्ष भी हो सकता है। संघर्ष की कथा को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। संघर्ष की कथा को जो क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। इसके बाद बात करें तो कहानी का जो अगला जो आधार होता है वो संवाद होता है, ठीक है। संवाद क्या होता है? संवाद कथा को स्वाभाविक और जीवंत बनाते हैं, ठीक है। संवाद पात्रों के स्वभाव को भी स्पष्ट करते हैं। वो PDF में आपको बीच में लाइन दिख रही थी ना, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, उससे आपको याद नहीं हो पाता और डिस्टर्बेंस रहता पूरे वीडियो में, तो मैंने उस PDF को यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। सो आपको अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा इससे, ठीक है। एक चीज़ को एक बार देखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। 2 चीज़ें 10 चीज़ें एक्स्ट्रा दिखती रहेंगी तो उससे क्या है कि याद नहीं रहता है, दिमाग जो है डाइवर्ट होता है उससे, ठीक है। कहानी के आधार में क्या क्या बात करी अपन ने बात करी कहानी के जो मुख्य आधार होते हैं उसमें कथानक, ठीक है। कहानी का मूल ढांचा होता है। पात्र और चित्रण जिनके माध्यम से सामाजिक और मानसिक यथार्थ का उद्घाटन होता है। तीसरा होता है संघर्ष। इसके बाद आता है आपका संवाद। उसके बाद आता है वातावरण क्या? सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिवेश किस तरह का है? वातावरण कथा को यथार्थ से जोड़ता है, ठीक है।
इसके बाद भाषा शैली भी मैटर करती है कहानी के अंदर। तो सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और प्रभावशाली भाषा उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अनावश्यक अलंकरण से मुक्त होनी चाहिए, ये भी इसमें जो है मुख्य बात है। शीर्षक भी इसका होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कथा के मूल भाव का संकेतक जो है उसका शीर्षक ही होता है। ठीक है, संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो उसका शीर्षक होना चाहिए वो बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। उस शीर्षक को पढ़ के ये पता लगना चाहिए कि इस कहानी में क्या होने वाला है। ठीक है, कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य है जीवन की जटिलताओं को सरलतम रूप में प्रस्तुत करना है, समाज की चेतना का विकास करना और मानवीय संवेदनाओं को उभारना जो है कहानी का उद्देश्य होता है। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं अपन की कहानी अपने तत्व के समन्वय से एक सशक्त साहित्य की विधा बनती है। अर्थ, स्वरूप और पहचान के आधार पर ही कहानी को जो है पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कहानी के बारे में जो आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है। पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है इसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूमिका इसमें है कि हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका जो अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पत्रिकाओं ने कहानी को मंच, पाठक और पहचान प्रदान की। नई प्रतिभाओं को साहित्य में प्रवेश का अवसर भी मिला। किससे? पत्र और पत्रिकाओं से। भाई पत्र और पत्रिकाएं, जो अगर कोई नया नया लेखक कुछ लिख रहा है तो उसकी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तो उसकी रचनाएं दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और समाज तक पहुंचेगी, तभी तो उसका साहित्य जो है सफल हो पाएगा। अदरवाइज वो लिखता रह जाएगा। अगर उसकी रचनाओं को कोई पढ़े ही नहीं तो क्या मतलब उसका। तो ये काम कौन जो सफल करती है उसका? पत्रिकाएं जो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान करती है। तो प्रारंभिक काल की पत्रिकाएं कौन कौन थी? तो हिंदी साहित्य में अपन जब पढ़ते हैं तो सरस्वती पत्रिका आती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, प्रारंभिक काल की पत्रिका थी। इसको कहीं इस कहानी को साहित्यिक विधा के रूप में यहाँ प्रतिष्ठा मिली इनकी पत्रिका के अंदर। भाषा, शिल्प और विषय में परिष्कार हुआ, मतलब उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट आया। प्रेमचंद युग की बात करें तो हंस नाम की एक पत्रिका थी। जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाएं भी थी। इनमें यथार्थवादी कहानियों का जो प्रकाशन होता था। प्रेमचंद का जो युग रहा है, जो बेसिकली आदर्शवाद से निकल करके यथार्थवाद में वो पहुंच गया कि असल जीवन में ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो उसका जो चित्रण जो है प्रेमचंद युग में उनकी जो है ये हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाएं हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सामाजिक समस्याओं का सशक्त चित्रण भी मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा युग, प्रगतिशील आंदोलन और वहाँ की पत्रिकाएं। तो प्रगतिशील आंदोलन में कुछ पत्रिकाएं थी जैसे नई कहानी, जनेऊ और कल्पना। ठीक है, यहाँ पे वर्ग संघर्ष, शोषण और गरीबी जैसे विषय इन पत्रिकाओं में देखने को मिलते थे। कहानी सामाजिक परिवर्तन का यहाँ पे माध्यम बनी। जनवादी कहानियों के अंदर कैसी कहानियाँ लिखी गई है? मार्क्सवादी टाइप की कहानियाँ लिखी गई है। गरीबों दलितों या फिर निचले तबकों को जो प्रभावित करती थी जो स्थितियाँ, उन पर कहानियाँ रची गई, वो जनवादी कविताओं में आई। ठीक है, नई कहानी में कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? धर्मयुग, सारिका और कहानी, इस तरह की पत्रिकाएं जो उस टाइम पे चलती थी नई कहानी आंदोलन के दौरान। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियां जिसमें व्यक्ति अपनी ही चीज़ों को बताता था, अपनी जो समस्याएं आ रही थी उस टाइम की उसको बताता था, जिसमें मानसिक द्वंद्व और अस्तित्व बोध की जो है कहानियां देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक एवं समकालीन दौर में कौन कौन सी जो पत्रिकाएं थी? स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को स्थान मिला कहानियों के अंदर। लघु कथा और प्रयोगात्मक कहानियां भी जो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद तो आप देखते हो आज के ज़माने में डिजिटल पत्रिकाएं आने लगी है, तो उस टाइम ये जो आधुनिक और आज का जो दौर है उसमें आपको ये डिजिटल पत्रिकाएं देखने को मिलती है, जो आप अपने फ़ोन पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या कोई पत्रिका पढ़ते हो, तो ये आज का टाइम है इसमें। ठीक है, रचनात्मक प्रयोग क्या है? शिल्प, संरचना और कथ्य में नवाचार हुआ है। ठीक है, नए कथाकारों की पहचान हुई है। ठीक है, नए कथाकारों की पहचान हुई है पत्रिकाओं के माध्यम से। और तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएं हिंदी कहानी के विकास की आधारशिला है। इसके बिना हिंदी कहानी का इतिहास अधूरा है। तो पत्रिकाओं के बिना इतिहास सच में अधूरा है। अगर पत्रिकाएं नहीं हो तो फिर ये कहानियाँ लिखने का, ये जितने आख्यान लिखने का इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो है प्रेमचंद की परवर्ती कहानियों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना परंपरा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अमेरिका में कहानी के उद्भव, विकास और परिवर्तन कीजिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जैसे अमेरिका में किस टाइप की कहानी लिखी जा रही थी, है ना, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी कविताएं लिखी जा रही थी। तो आपके और फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है कविताएं लिखी जा रही थी, या रूस, इनमें भी कविताएं लिखी जा रही थी। तो हर एरिया की कविताओं में कुछ न कुछ जो है डिफरेंसेस है, कुछ अलग है या फिर कुछ समानताएं हैं उनके अंदर। तो आपके हर बार इनमें से किसी एक देश के ट्रेंड की कविताओं के बारे में पूछा जाता रहा है। तो अमेरिका के बारे में पूछ लेंगे किसी साल अफ्रीका के बारे में पूछ लेंगे, किसी बार फ्रांस, किसी बार लेटिन, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो जनरली फ्रांस की पूछी गई है और रूस की पूछी गई है 2-3 बार, रिपीटेडली। बाकी किसी की एक बार आई हुई है। तो इस तरह आप देख सकते हो। ये मैंने आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे फ्रांस की बता दूंगा। ठीक है,
और रूस की आई थिंक मैं बता दूंगा इसके बारे में, अमेरिका के बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो 2-3 ये जैसे ये 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 रीजनल क्षेत्र की आपसे जो है ग्लोबल लेवल पे जो है आपको कविताओं का नेचर पूछा जाता है कि किस तरह की कविताएं हैं वहाँ पे, कई वहाँ की कविताओं में किस तरह का कथानक होता था। तो 2-3 याद तैयार कर लो, इनमें से कोई एक आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, उस पर लिख देना। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप करके अदरवाइज कोई भी दूसरे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आपको 5 ही करने हैं, उनमें से 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत आराम से कर सकते हो, मैं आपसे कम से कम 10+ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आप कोई से 5 क्वेश्चन तो आराम से इसमें कर पाओगे, ठीक है। सो इनको अब डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। सो आपका प्रेमचंद की प्रवृत्ति कहानियों की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, कि मतलब प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद से हाँ, प्रेमचंद की प्रवृत्ति कहानियों पर प्रकाश डालना। तो देखो प्रवृत्ति कहानियों का काल कौन सा है, 1900 बाद के बाद की कहानियाँ जो है प्रवृत्ति काल की कहानियाँ में आती है, ये अधिक परिपक्व और यथार्थवादी दृष्टि से यथार्थवादी दृष्टि रखती है ये कहानियाँ। तो यथार्थवाद की तीव्रता है उनके अंदर, सामाजिक विषमता का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, मतलब कोरी कल्पनाएं देखने को नहीं मिलती। जो असल जगत में गरीबी, शोषण और वर्ग भेद है वो इन कहानियों के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। मानवीय करुणा भी इन कहानियों के अंदर देखने को मिलती है, कमजोर और उपेक्षित वर्गों की प्रति संवेदना भी इन कहानियों में देखने को मिलेगी, और नैतिक मूल्यों की स्थापना होते हुए भी ये कहानियाँ आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण जीवन का चित्रण इन कहानियों में बहुत ज़्यादा हुआ है। किसान, मजदूर और स्त्रियों के बारे में जो है काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी गई है, जैसे बड़े घर की बेटी, एक स्त्री के बारे में जो कहानी है इस तरह की, ठीक है। ऐसे ही ग्रामीण समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण जो है ये कहानियाँ करती है ना। प्रेमचंद की प्रवृत्ति कहानियों के बाद में उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। आदर्शवाद और यथार्थ का द्वंद्व यहाँ पे दिखता है, ठीक है। नैतिक आदर्श बनाम कठोर जीवन सत्य है, कि नैतिकता दरअसल में जीवन में उतनी नहीं उतरती जितनी की नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नैतिकता बनाम असल जीवन का जो कठोर सत्य है उसके बीच की कहानी भी जो इस दौर में देखने को मिलती है, जैसे कि कफन नाम की कहानी है और पूस की रात की कहानी है, ये प्रेमचंद की कहानी है जिनमें आदर्शवाद और यथार्थ का द्वंद्व जो है देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी इन कहानियों में आपको देखने को मिलती है, जिसमें पात्रों के अंदर आंतरिक संघर्ष होता है कि मैं इस चीज़ को करूं या नहीं करूं, आंतरिक संघर्ष से जूझते हैं। मानसिक पीड़ा का विश्लेषण भी है जो ये पात्र करते हैं, ठीक है। मतलब एक आदमी खुद में ही बात कर रहा है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो अंदर ही अंदर संघर्ष से गुजर रहा है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा है परिपक्व रही है, इन्होंने मनोविज्ञान को भी समेटा अपने अंदर। भाषा और शिल्प कैसा रहा इन कहानियों का, इन कहानियों का जो भाषा शिल्प रहा है वो सरल रहा है, संवादात्मक भाषा रही है, प्रभावी इनका कथानक रहा है। कथानक पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो असल जीवन में जो चीज़ें हैं उन्हीं के आसपास जो है कहानी का कथानक रहे, ताकि जो है जो भी पढ़ने वाला है, जो पाठक वर्ग है, इन कहानियों को अपने जीवन से जोड़ सके और थोड़ा अवेयर हो सके, ठीक है। ऐसा तो निष्कर्ष क्या है, प्रेमचंद की प्रवृत्ति कहानियाँ सामाजिक चेतना की दस्तावेज है। प्रेमचंद की प्रवृत्ति कहानियाँ सामाजिक चेतना की दस्तावेज है, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य में आलोचना की परंपरा को स्पष्ट कीजिए। आलोचना की परंपरा पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर के उस क्वेश्चन को जो है करोगे, ठीक है। आलोचना की आवश्यकता क्या है, आलोचना की आवश्यकता है साहित्यिक विकास के लिए आलोचना अनिवार्य है। कहानी के मूल्यांकन का माध्यम भी जो आलोचना ही है। अगर किसी चीज़ की आलोचना नहीं होगी तो वो सही है या गलत उसको कौन निर्धारित करेगा, इसलिए आलोचना जरूरी है, ठीक है। प्रारंभिक आलोचना की बात करें तो नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण था, है ना। कथ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता था कि किस प्रकार का जो है उसमें कथ्य लिखा गया है, तो कथ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखें तो प्रगतिशील आलोचना की बात करें, शुरुआती आलोचना में तो क्या था, नैतिकता और आदर्शवादी दृष्टिकोण रख के जो है आलोचना करी जाती थी, ठीक है। कथ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता था, बट बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं अपन तो प्रगतिवाद का दौर आता है, तो उसमें प्रगतिशील आलोचना होती है। इसमें सामाजिक और वर्गीय भेद का विश्लेषण किया जाता है। कहानी को इस पैमाने पर रख करके देखा जाता है कि उस कहानी के अंदर किसी गरीब, दलित, शोषित वर्ग का जो है जिक्र है कि नहीं है, ये यथार्थ के कितने नज़दीक वो कहानी है। तो यथार्थ और प्रतिबद्धता पर जो है बल दिया जाता था इन कहानियों के अंदर, ठीक है। इसके बाद नई कहानी की आलोचना, नई कहानी की आलोचना के दौरान क्या परिवर्तन आया, इस दौरान मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से उस कहानी को देखा जाता था, ठीक है। व्यक्ति केंद्रित मूल्यांकन होता था, हर एक व्यक्ति का अपना जिस तरह से उस कहानी को लिखा गया है, मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या अस्तित्व पर जो खतरा उभर रहा था उस दृष्टि से उस चीज़ को देखा जाता था कि कितना बड़ा द्वंद्व है। तो नई कहानी में इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलती है, जिसमें इंसान जो है बेसिकली स्वार्थमूलक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हुए या फिर खुद का ज़्यादा ध्यान रखते हुए उस कहानी को पढ़ता था, है ना। तो इस तरह उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आधुनिक आलोचना के अंदर जो आज की है, ठीक है।
इसमें संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आज के साहित्य में स्त्रियों के बारे में, वेमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, दलितों के बारे में, दलित विमर्श की बात होती है। तो आज के जो दौर है उसमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है। आलोचकों का, कौन कौन से आलोचकों का योगदान रहा है? नामवर सिंह और रामविलास शर्मा काफ़ी बड़े आलोचक हैं। ये कहानियों के बारे में, इनकी आलोचना में काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। कहानियों को सैद्धांतिक आधार इन्होंने दिया है कि कहानियाँ किसी न किसी रूल को फॉलो करनी चाहिए, या कि इनको इनका एक ढांचा होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या क्या लिखेंगे इसका, कि कहानी आलोचना ने विधा को परिपक्व और समृद्ध बनाया। कहानी आलोचना ने विधा को परिपक्व और समृद्ध बनाया, मतलब आलोचकों ने क्या किया, कहानियों में जो अवांछित चीज़ें थी, जो लिखनी नहीं चाहिए थी, उनको हटाया और कुछ कायदे की चीज़ लिखी, काम की चीज़ लिखी, जो समाज के काम आ सके। ठीक है, तो आलोचना का इतना बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आलोचक बेसिकली क्या है, कहानियों के अंदर जो लिखा जा रहा है उसका फिल्टर करते हैं, उसको फिल्टराइजेशन करते हैं, ताकि कहानियाँ परिपक्वता को छुएं, आदर्शवाद से निकल करके यथार्थवाद पर उतरें। ठीक है, तो इस तरह को इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जाकर के इनको आप अपने हिसाब से थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर बना के लिख सको। ठीक है, तो पॉइंट्स का आप यूँ मत समझिएगा कि इतना ही लिखना है, इतना नहीं लिखना है आपको। ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ रिकॉल करने के लिए, आप वहाँ पर जाके इन आंसर्स को, इन पॉइंट्स को रेफरेंस बना के बड़ा आंसर बना के लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अमेरिका में कहानी के स्वरूप और विकास पर विवेचना कीजिए। इस अमेरिका वाले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एक अपन फ्रांस वाले को पढ़ लेंगे, ताकि आपके दो देश का, दो रीजनल ग्लोबल लेवल से जो कहानियों का जो टेंडेंसी है वो आपको समझ में आ जाएगी। और इफ़ गॉड्स ग्रेस अगर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि अपन सारी नहीं पढ़ सकते, एक लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। राइट, सो यहाँ पे अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आरंभिक विकास कैसे हुआ, तो 19वीं सदी में आधुनिक कहानी का विकास हुआ। वहाँ पे एडगर एलन पो का योगदान वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा है। अमेरिकन जो है एक ये कहानीकार रहे हैं। ठीक है, कहानी का स्वरूप कैसा होता था, संक्षिप्त होती थी और प्रभाव की एकता वहाँ देखी जाती थी। तो और मनोवैज्ञानिक गहराई भी वहाँ की कहानियों में होती थी। ठीक है, इसके बाद यथार्थवादी परंपरा रही है। यथार्थवादी परंपरा में कौन कौन रहे हैं, ओ हेनरी और मार्क ट्वेन, ये भी जो है अमेरिका की कहानी परंपरा में जो काफ़ी बड़े योगदान करता रहे। इन्होंने अपनी कविता में आम आदमी का जीवन जो है उकेरा है। बेसिकली कहानी का जो कथानक रहा है इनका, उसमें आम आदमी के जीवन को लिखने का इन्होंने प्रयास किया। आधुनिक परिवर्तन में कौन आते हैं वहाँ पे, हेमिंगवे नाम के एक लेखक में, वो आइसबर्ग थ्योरी इन्होंने दी थी, है ना। ये प्रतीकात्मकता और संकेतक जो है इस पर जो है वो कहानियाँ लिखते हैं। विषय वस्तु कैसी रही है, अब अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश है, वहाँ पे किस तरह की पृष्ठभूमि रही होगी। जैसे कि वो अमेरिका को हर देश के मामले में टांग अड़ाने की आदत है, तो वो युद्ध के बारे में वहाँ पे बात होती होगी, अस्तित्व के बारे में बात ज़्यादा होती होगी, क्योंकि मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ अस्तित्ववाद ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। अकेलापन ऑब्वियस सी बात है, हाईली मॉडर्नाइज सोसाइटी के अंदर व्यक्ति जो अकेलापन जो महसूस करता ही है। तो ये विषय वस्तु वहाँ की अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की सामाजिक जटिलताएं भी हैं, वहाँ के जो साहित्य में दिखती है, कविताओं में झलकती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहेंगे कि अमेरिकी कहानी ने विश्व साहित्य को दिशा दी। लिखने के लिए तो ऐसा लिखेंगे अपन, विश्व को साहित्यिक दिशा दी, या विश्व के साहित्य को दिशा दी। तो इस तरह अमेरिका की कहानी के बारे में आप जिक्र कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो संस्कृत में कथा परंपरा के आरंभ और विकास पर आरेखन कीजिए। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी के परिवेश और परंपरा पर स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता के बाद जो कहानी आई है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी में आदर्श और यथार्थ के अंतर पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद वाला क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में आपको कोई ना कोई चीज़ें पता ही है वैसे भी, तो उस पुराने नॉलेज को बेस बना करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, स्टिल वी विल रीड दैट क्वेश्चन, है ना। समकालीन हिंदी कहानियों की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विवेचन कीजिए। समकालीन कहानी की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही है, उन पर अपन बात करेंगे। तो क्विकली देखेंगे फटाफट से। तो संस्कृत में कथा परंपरा के आरंभ और विकास पर चर्चा कीजिए। तो उसमें देखो क्या वैदिक काल से स्टार्ट होता है संस्कृत का जो कथा काल है ना, कथा परंपरा वाला काल जो है वैदिक काल से प्रारंभ होता है। शुरू में क्या होता था, वहाँ पे आख्यान और संवाद परंपराएं होती थी कि ऋषि मुनि बैठते थे, आम जनता बैठती थी और वहाँ पे वो संवाद करते थे, प्रवचन देते थे, आख्यान होते थे। तो ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं बेसिकली। ठीक है, फिर आता है महाकाव्य का दौर, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। इनमें लंबे लंबे छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें कथात्मक विस्तार होता था, बड़ी बड़ी कहानियां होती थी। रामायण और महाभारत क्या है, एक तरह से ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है जो बहुत बड़ी अपने रूप आकार में। तो ये महाकाव्य के काल में रामायण और महाभारत की कथा का कथात्मक विस्तार के ढंग से कहानियां लिखी जाती थी। कहानियों का स्वरूप बहुत बड़ा होता था। ठीक है, कथा साहित्य के दौर में जब बात करेंगे तो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की कहानी है, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का संग्रह है बेसिकली, हितोपदेश जैसी जो ये रचनाएं उस टाइम लिखी जाती थी। इन ग्रंथों में क्या होता था, नीति और उपदेश। पंचतंत्र नैतिकता की कहानियां बेसिकली। पंचतंत्र जैसे जब अपन पढ़ते हैं, जब अपन सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई मोरल जो है इस स्टोरी से उभर के आएगा। तो यहाँ पे नीति और उपदेशात्मक जो चीज़ें होती थी यहाँ पे कथा साहित्य के अंदर। ठीक है, विशेषताएं क्या रही है, नैतिक शिक्षा इनकी विशेषता रही थी, और प्रतीकात्मक पात्र जो है यहाँ पे
मुख्य पात्र उभर के आते थे कहानियों के अंदर, कि कहानी के अंदर जो कुछ कहानी कह रहा है असल में वो है कि नहीं जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल प्रतीक है बस। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि संस्कृत कथा परंपरा भारतीय कथा साहित्य की जननी है। ये वैसी बात, ये करेक्ट है कि भारतीय साहित्य परंपरा की जो जननी है वो संस्कृत ही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, भारतीय कथा साहित्य की जननी है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी के परिवेश पर प्रवृत्तियों पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि सामाजिक परिवेश में क्या बदलाव आया। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक परिवेश में परिवर्तन आया, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़े, है ना, शहर में आबादी बढ़ने लगी, औद्योगिकरण बढ़ने लगे। नई कहानी आंदोलन के दौरान जब शहरीकरण बढ़ा, आधुनिक सुविधाएं बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, तो उससे आम आदमी पीड़ित भी हुआ थोड़ा सा, तो व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा उत्पन्न हुई उससे। स्वास्थ्य बाहर जो जीवन तो आरामदायक हो गया सुविधाओं से, बट व्यक्ति अपनी आंतरिक जो है समस्याओं से जूझने लगा, अस्तित्व बोध जो है उसको लगने लगा। ये जरूरी नहीं कि सबको लग्जरी लाइफ मिली, बट बहुत सारों को वर्ग विभेद का सामना भी करना पड़ा। जिसको सुविधाएं नहीं मिली वो अपने अस्तित्व बोध से गुजरा, या फिर व्यक्ति के आंतरिक पीड़ाओं से भी वो गुजरने लगा। ये नई कहानी का कथ्य भी इस तरह का ही है। ठीक है, विविध विमर्श उत्पन्न हुए स्वतंत्रता के बाद। आज़ादी से पहले स्त्री और दलितों के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी, बट आज़ादी के बाद जो है दलित, स्त्री और आदिवासी चेतना पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। हाशिए पर जाने वाले वर्ग के हितों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा। आज तो इसका विमर्श बहुत ही ज़्यादा अपने उफान पर, और काफ़ी ज़्यादा इन पर बात भी करते हैं, जो कि एक संवेदनशील समाज की पहचान भी है, होना चाहिए। राइट, शिल्प का प्रयोग कैसा होता है। शिल्प का प्रयोग आज़ादी के बाद खुला होने लगा, खुला और अंत। ठीक है, प्रतीकात्मक प्रति इनका शिल्प प्रयोग होता था। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तो जो कहानी बहुआयामी बन गई, मतलब मल्टी डायमेंशनल बन गई, मतलब कई सारे आयाम बन गए कहानी के। राइट, इसके बाद प्रेमचंद की कहानी में आदर्श और यथार्थ पर द्वंद्व पर प्रकाश डालना। आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व प्रेमचंद की कहानी में दिखता है। शुरू में वो आदर्शवादी रचनाएं कहानियां लिखते थे, बट धीरे धीरे जब उन्हें पता लगा कि मेरी कहानियों का कोई मतलब नहीं है, मुझे असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसी पे ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने आदर्शवादी कहानियां छोड़ के यथार्थवाद पर वो लिखने लगे। तो शुरू में आदर्शवादी मूल्य की उन्होंने नैतिक आदर्शवाद को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया, मानवता पर विश्वास किया। ठीक है, फिर यथार्थ में उन्होंने सामाजिक कठोरता और सच्चाइयों का जिक्र किया, कहानियों के अंदर गरीबी और शोषण का जिक्र किया, जिसमें गोदान जैसे उपन्यास को आप जिक्र कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप पूस की रात का जिक्र कर सकते हैं, राइट, कफन का जिक्र कर सकते हैं, सदगति का जिक्र कर सकते हैं, वो कहानियां जो प्रेमचंद की है। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति कैसे, क्योंकि जब आदर्श टूटने लगते हैं तो जीवन में व्यवस्थाएं पैदा होने लगती है। राइट, तो इसलिए द्वंद्व की स्थिति से वो गुजरते हैं। आदर्श टूटे तो उनके जीवन की व्यवस्थाओं से गुजरते हैं। उदाहरण जैसे कि कफन, गोदाम और पूस की रात में इस तरह की जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। राइट, तो निष्कर्ष क्या कि यही द्वंद्व प्रेमचंद को महान बनाता है। कि महान इसलिए प्रेमचंद नहीं है कि वो प्रेमचंद है, प्रेमचंद महान इसलिए कि उन्होंने, उनकी लेखनी ने जिस तरीके का परिवर्तन स्वीकार किया, जिस तरह की रियलिटीज को स्वीकार करके अपने साहित्य में उन्होंने जिस तरह जिक्र किया, वो काफ़ी उनको महान बनाता है। राइट नाउ, इसके बाद समकालीन हिंदी कहानी की प्रमुख परिवर्तनों पर विवेचन कीजिए। तो समकालीन यथार्थ की कहानियां लिखते हैं इस दौरान। इसमें वैश्वीकरण और बाजारवाद पर काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है। समकालीन कहानियां का मतलब क्या है, जो आज के दौर में चल रही है, बेसिकली यूँ कह सकते हो आप, या 1990 से लेके अभी जो चली हुई आ रही है, वो कहानियाँ आपके समकालीन कहानियों के अंदर आती है। तो आज वैश्वीकरण की बात होती है, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, मार्केटिज्म की बात होती है, फिर कॉमर्शियलाइजेशन की बात होती है, बाजारवाद की बात होती है। ठीक है, विमर्श कौन कौन से आज स्त्री, दलित और LGBTQ आज के मुद्दे हैं। ठीक है, पहचान की राजनीति भी आज का एक मुद्दा है, तो समकालीन कहानियों में ये भी देखने को मिलता है। शिल्प कैसा, प्रयोग धर्मिता, कि जिस तरह का कंटेक्स्ट है उसी अनुसार उसका प्रयोग होगा। तो प्रयोग को एक धर्म मान के उसका प्रयोग किया जा रहा है। कथा संरचना में बदलाव दिखता है यहाँ पे। भाषा कैसी है, आजकल की कहानियों में बोलचाल की भाषा ज़्यादा देखने को मिलती है। आप अगर आजकल के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें कैसी भाषा देखने को मिलती है, बोलचाल वाली भाषा या मिश्रित लैंग्वेज भी देखने को आपको मिलेगी। तो समकालीन कहानियों में इस तरह की जो है आपको शैली देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या बोलेंगे इसका, कि समकालीन कहानियाँ समय का सजीव दस्तावेज है। समकालीन कहानियाँ मतलब आज की कहानियाँ समय का एक सजीव दस्तावेज है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 10th क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। इनमें आपको एक कहानी रिपीटेड देखने को मिलेगी, कि साठोत्तरी कहानी आपको बार बार देखने को मिलती है, कहानीकार है ये भी आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं, और रूसी कहानी ये भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन कहानी, छोटी कहानी के उदाहरण है, ये भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये 2025 में पूछा गया लास्ट जून के अंदर ही, तो इसका रिपीटेशन का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो छोटी कहानी के उदाहरण, छोटी कहानी का उदाहरण का अर्थ क्या है, छोटी कहानी आधुनिक गद्य साहित्य की एक संक्षिप्त और सशक्त विधा है। इसमें जीवन की किसी एक घटना, क्षण या अनुभूति का गहन चित्रण होता है। संक्षिप्तता क्या, छोटी कहानी का आकार जो है सीमित होता है, अनावश्यक विवरण, उपकथाएं या विस्तार इसमें नहीं होता है। छोटी कहानी होती है, छोटी बात, छोटी कहानी, इस तरह की वाली बात है इसमें। संक्षिप्तता इस तरह इसमें जो है होती है। एकात्मक प्रभाव भी इसके अंदर होता है, कि एडगर एलन पो के अनुसार कहानी का उद्देश्य एक उद्देश्य क्या है, एक प्रभाव की सृष्टि है।
ठीक है। एडगर पोलन के अनुसार कहानी का उद्देश्य क्या है? एक प्रभाव की सृष्टि है। पूरी कहानी पाठक को एक ही भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है। पूरी कहानी पाठक पर एक ही भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है। सीमित कथानक होता है, कथानक की मुख्य घटना पर केंद्रित रहता है। आरंभ, विकास और अंत इसमें स्पष्ट होते हैं। ठीक है। पात्र कैसे होते हैं? पात्र इसमें कम होते हैं परंतु वे प्रभावशाली होते हैं। पात्र किसी सामाजिक या मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। आधुनिक जीवन से क्या संबंध है इसका? छोटी कहानी आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनाव और समस्या को व्यक्त करती है। आजकल की कहानियां क्या करती है? एक व्यक्ति के जीवन में क्या जटिलताएं आ रही है, क्या तनाव है, क्या टेंशन है, राइट, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं उनकी, उनको व्यक्त करती है। शहरी जीवन, अकेलेपन और संघर्ष इसके प्रमुख विषय हैं आजकल की कहानियों के, राइट, छोटी कहानियों के बेसिकली। ठीक है। भाषा शैली कैसी? भाषा इनकी सरल, संक्षिप्त और व्यंजक होती है। प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग भी इनमें होता है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं? छोटी कहानी कम शब्दों में अधिक अर्थ देने वाली विधा है। ये संक्षिप्तता और प्रभावशीलता इसकी मूल अवधारणाएं हैं। समझ में आ रही बात? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सामान्य चीज़ें लिखी हुई, आपको बस रिकॉलिंग जो है मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, सिंपली बात ये है, राइट। इसके बाद कहानीकार अज्ञेय पूछे गए 2-3 बार, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी के प्रमुख आधुनिक गद्य कथाकार हुए हैं ये। वे प्रयोगवाद और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कहानी की दृष्टि क्या है अज्ञेय की? अज्ञेय की कहानियों में व्यक्ति केंद्रितता ज़्यादा होती है। वे बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक चेतना पर बल देते हैं। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? आपको आधुनिक कथाकार जब ये आधुनिक कथाकार, तो ऑब्वियस सी बात, आज की जिस तरह की मनस्थिति रहेगी वही व्यक्त करेंगे। आज के टाइम में व्यक्ति केंद्रित चीज़ें ज़्यादा है, तो ये आंतरिक चेतना पर ज़्यादा बल देते हैं। मनोवैज्ञानिकता इनकी कहानी में दिखती है, जैसे कि मानसिक द्वंद्व, अकेलापन और आत्म संघर्ष का जो चित्रण है इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। चेतना की गहराई उनकी कहानियों की विशेषता है। प्रयोगशीलता कैसी? कथा शिल्प में नए नए प्रयोग करते हैं ये। पारंपरिक कथानक से हटकर संरचना जो है इनकी है, परंपरा से जो चली आ रही कहानी लिखने की परंपरा, उससे हटकर ये लिखते हैं। प्रतीक और संकेत, प्रतीकों के माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। कहानी का अर्थ पाठक स्वयं खोजता है। इस तरह इनकी कहानियां हैं कि ये किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं लिखते, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से दिखा देते हैं। बाकी पाठक पढ़ने के बाद में सोचता रहे कि वो क्या लिखना चाह रहे थे, हालांकि वो समझ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, राइट। भाषा शैली कैसी है? बौद्धिक, सूक्ष्म और नियंत्रित भाषा है इनकी। दार्शनिकता का प्रभाव भी जो इनकी भाषा शैली में दिखता है। ठीक है। महत्व क्या है अज्ञेय की कहानियों का? कि हिंदी कहानी को आधुनिकता बोध से जो अज्ञेय ने जोड़ा है। ये नई कहानी आंदोलन को दिशा भी जो अज्ञेय ने दी है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं? अज्ञेय ने हिंदी कहानी को गहराई और बौद्धिकता प्रदान की। गहराई भी दी है और बौद्धिकता भी जो इन्होंने प्रदान करने का प्रयास किया है, राइट। नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप इसको यहाँ पे स्किप करिए, इसको, ये दोनों प्रश्न स्किप करेंगे अपन, राइट। हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन बार बार और रिपीट हुए, जैसे कि भारतीय परंपरा में आख्यान का स्वरूप का विवेचन कीजिए। भारतीय परंपरा में आख्यान काफ़ी ज़्यादा पूछे, बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आख्यान के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप यहाँ से लिखोगे, मैं जो आंसर बताऊंगा अभी। कहानी के अर्थ और स्वरूप को पर प्रकाश डालिए, इसको भी देखेंगे। कथा और आख्यान के तुलनात्मक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो कथा का अर्थ क्या है? कथा आधुनिक गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। इसमें जीवन की किसी एक प्रमुख घटना, अनुभव या समस्या का संक्षिप्त या कलात्मक चित्रण होता है। कथा का उद्देश्य पाठक पर एक सघन और एकात्मक प्रभाव उत्पन्न करना होता है। आख्यान का अर्थ क्या है? आख्यान का शाब्दिक अर्थ क्रमबद्ध रूप से कथा कथन। आख्यान मतलब बोलते जाना ना, क्रमबद्ध रूप से किसी कथा को कहना, है ना। यह कथा से अधिक व्यापक और प्राचीन रूप है। जैसे कि वैदिक सभ्यता में देखा था, वैदिक सभ्यता में क्या होते थे? आख्यान ज़्यादा होते थे। ठीक है। तो आख्यान भारतीय साहित्य में वैदिक काल से प्रचलित रहा। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर क्या है? आख्यान का संबंध मौखिक और लिखित परंपरा दोनों से है। आख्यान दिए मौखिक रूप से दिए भी जाते हैं और लिखित रूप से लिखे भी जाते हैं। ठीक है। कथा का विकास आधुनिक काल में हुआ, विशेषतः 19वीं-20वीं सदी के दौरान हुआ। आख्यान धार्मिक, पौराणिक और लोक परंपराओं से जुड़े होते हैं। ठीक है। ये तो शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो आपको पता भी होगा, अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। रचनात्मक विस्तार, आख्यान विस्तृत होता है, उसमें उपकथाएं, प्रसंग और विविध पात्र होते हैं। कथा संक्षिप्त होती है और एक केंद्रीय घटना पर केंद्रित रहती है। विषय वस्तु कैसी होती है आख्यान की? इसमें सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक विषय होते हैं। कथा में व्यक्तिगत जीवन, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और आधुनिक समस्याएं प्रमुख होती है। ठीक है। शैली और सर्जना कैसी होती है? आख्यान वर्णनात्मक और विस्तारपूर्ण होते हैं, जबकि कथा में क्या होता है? कषाव होता है, संक्षेप होता है और कलात्मक शिल्प भी इसमें आवश्यक होता है। उदाहरण जैसे कि आख्यान का एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, पुराण और पंचतंत्र, ये आपके आख्यान है। जबकि कथा में कौन कौन आएंगे? प्रेमचंद, अज्ञेय, मोहन राकेश की कहानियाँ आपके कथा के उदाहरण है। आपसी संबंध क्या है इनका? कथा आख्यान परंपरा की आधुनिक विकसित शाखा है। आख्यान ने कथा को कथात्मक ढांचा प्रदान किया। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं? आख्यान और कथा दोनों का उद्देश्य जीवन की अभिव्यक्ति करना है। अंतर होते हुए दोनों परस्पर साहित्यिक रूप से जुड़े हुए हैं। अंतर होते हुए भी दोनों परस्पर साहित्यिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी और रेखा चित्र के साम्य वैषम्य का प्रकाश डाली। ये क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हुआ हालांकि, ठीक है, बट कहानी के साथ रेखा चित्र का जो है आपको एक अंतर जो है डिफरेंशिएट आपको क्रिएट करने होते हैं। तो रेखा चित्र क्या होता है? व्यक्ति चरित्र या सामाजिक प्रकार का संक्षिप्त चित्रण है ये। इसका उद्देश्य किसी विशेष प्रभाव को उभारना होता है। कहानी अपन पढ़ते आ रहे हैं ऊपर के क्वेश्चन में, आप यहाँ से इसको दोबारा से रीड कर सकते हो। समानताएं क्या है? दोनों गद्य साहित्य की विधाएं हैं। संक्षिप्तता का गुण आवश्यक है दोनों में। यथार्थ जीवन से जुड़े होते हैं। सरल और प्रभावपूर्ण इनकी भाषा होती है। कथानक का अंतर क्या है? कहानी में कथानक अनिवार्य होता है, ठीक है, जबकि रेखा चित्र में कथानक का अभाव होता है। पात्र चित्रण, पात्र में कहानी में विकसित होते हैं पात्र, और रेखा चित्र में पात्र स्थिर होते हैं। रेखा चित्र बेसिकली क्या होता है? किसी व्यक्ति का ही जिक्र कर देना पूरी कहानी के अंदर, वो रेखा चित्र होता है ना। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर रेखाएं डाल देना कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ये रेखा चित्र है। तो पात्र इसमें स्थिर होता है। उद्देश्य और अंतर अलग अलग होता है कहानी का। कहानी जीवन के सत्य को उद्घाटित करती है, जबकि रेखा चित्र किसी व्यक्ति या वर्ग की विशेषताओं को उभारता है। यहाँ पे व्यक्ति भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। संघर्ष क्या होता है? कहानी में आंतरिक और बाह्य संघर्ष दोनों होते हैं, जबकि रेखा चित्र में संघर्ष आवश्यक नहीं होते। संरचना, कहानी में कथात्मक प्रभाव होता है, जबकि रेखा चित्र में वर्णनात्मक शैली होती है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति की विशेषताएं बताई जा रही है, तो बताई जा रही है ना, तो वर्णन लंबा चौड़ा चलता है, ठीक है। किसी वर्ग की विशेषताएं बताई जा रही है तो उसके बारे में विशेषताएं चलेंगी, ठीक है। जबकि कहानी में एक कथात्मक प्रभाव होता है, एक इंटरेस्ट या एक अलग चीज़ उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो कहानी और रेखा चित्र दोनों स्वतंत्र विधाएं हैं। रेखा चित्र प्रभाव प्रधान है, जबकि कहानी कथानक प्रधान है, ठीक है। कहानी और संस्मरण में अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। रेखा चित्र मैंने बता दिया, संस्मरण आप खुद से पढ़ेंगे इसमें पीडीएफ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहानी की भाषिक संरचना पर प्रकाश डालिए। कहानी की भाषा का महत्व क्या है? कहानी की आत्मा ही भाषा होती है, ठीक है। विचार और संवेदना का संप्रेषण भाषा से उत्पन्न होता है या भाषा से होता है। सरलता, भाषा सहज और बोधगम्य होती है। भोजल और अलंकृत भाषा से बचाव किया जाता है कहानी के अंदर, कि कहानी को अगर डिफिकल्ट लैंग्वेज लिख देंगे तो कोई पढ़ेगा थोड़ी उसको, है ना। तो सरलता जो है उनमें होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। संवाद कहानी को जीवंत बनाते हैं, पात्रों के स्वभाव को भी स्पष्ट करते हैं। लोक भाषा, लोक जीवन के चित्रण है तो लोक भाषा का प्रयोग होता है इसके अंदर, और यथार्थता भी इससे बढ़ती है। प्रतीक बिंब, प्रतीकों का व्यापक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। कम शब्दों में गहन अर्थ जो है प्रतीकों के अंदर छुपे होते हैं, इसलिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाक्य समझना, छोटे प्रभावशाली वाक्य होते हैं, प्रभाव और गति इससे बनी रहती है। शैलीगत विविधता क्या रहती है? वर्णनात्मक, संवादात्मक और आत्मकथात्मक शैली, मतलब किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, इसमें संवाद किए जाते हैं, दो पात्र अपना एक दूसरे से संवाद करते हैं। आत्मकथात्मक मतलब लेखक खुद अपने विचार भी उसके अंदर लिख देता है, ठीक है। भावात्मक कैसा होता है? तो भाषा भावों को संप्रेषित करती है। करुणा, व्यंग्य, संवेदना का इसमें समावेश होता है। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं कि सशक्त भाषिक संरचना कहानी को प्रभावशाली बनाती है। भाषा कथ्य का संतुलन आवश्यक है, भाषा और कथ्य में संतुलन आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपकी डिस्कस हो चुकी है, राइट। स्वातंत्रोत्तर भारत में कहानी का विकास प्रक्रम, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेमचंद का क्या योगदान है वो मैंने आपको बता दिया। समकालीन कहानी है, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन जो आ गए यहाँ पे, कुछ भी अलग नहीं है इनमें, है ना। सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करें तो देखो और कौन से क्वेश्चन बचे हैं आपके, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। समकालीन हिंदी कहानी में कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसे कि यहाँ पे आपको समकालीन कहानी का अर्थ देखने को मिलेगा। 1980 के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों की उपज है ये कहानी, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे वैश्वीकरण और बाजारवाद मैंने आपको शुरू में जिक्र कर दिया। विमर्शों का उदयवाद, जैसे स्त्री, दलित और आदिवासी चेतना यहाँ पे आपको दिखती है, ठीक है। पहचान और अस्मिता के संकट जो आपको देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आत्मसम्मान और आत्म अधिकार की चेतना जो यहाँ पे जागृत होती है। शहरी जीवन का यथार्थ, प्रवासी और अप्रवासियों का अनुभव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो प्रवासी होते हैं उनका विस्थापन किस तरह होता है, जड़हीनता कैसी होती है, सांस्कृतिक टकराव भी कैसे होता है, कि कोई भारतीय यहाँ से मिडिल ईस्ट में जाता है काम करने के लिए तो वहाँ पे उसको क्या क्या संकटों का सामना करना पड़ता है, वो भी आपको इन कहानी में देखने को मिलता है, ठीक है। शिल्पगत प्रयोग, भाषा, ये आप खुद से पढ़ेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है इनमें। यस, जनवादी कहानी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप देख लो इसको एक बार। कहानी का वर्गीकरण कैसा है जनवादी में? रोमांटिक, यथार्थवादी और प्रगतिशील कहानी, और नई कहानी और जनवादी कहानी, ये आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये इस तरह कहानी का वर्गीकरण होता है कि रोमांटिक, यथार्थवादी, प्रगतिशील कहानी और जनवादी कहानी। इसमें आपको जनवादी कहानी का अर्थ देखो, जनवादी का मतलब क्या है? जीवन, संघर्ष और चेतना को केंद्र में रखने वाली कहानी है। आम आदमी की समस्याओं को अभिव्यक्त करती है ये कहानियाँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? प्रगतिशील आंदोलन से प्रेरित रही है, मतलब मार्क्सवाद से प्रेरित ये कहानियाँ रही है। इसके कारण ये सामाजिक और आर्थिक अन्याय की विरुद्ध चेतना भी ये जगाती है। विषय वस्तु क्या रहती है इनकी? गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, ये इनका मुख्य विषय वस्तु रहेगा। किसान, मजदूर, दलित और निम्न वर्गीय जीवन जो इसमें ज़्यादा आएंगे। दृष्टिकोण कैसा है? परिवर्तनशील दृष्टिकोण है, परिवर्तनकारी और संघर्षशील इनका दृष्टिकोण रहता है। सामाजिक व्यवस्था की आलोचना अक्सर करते रहते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार जो है आपका ये पूरा जो आपका यहाँ पे ये
इस तरह चलेगा। प्रेमचंद, यशपाल और नागार्जुन जो आपके प्रमुख कथाकारों में आते हैं। बाद के जन पक्षधर कथाकार भी अलग अलग इनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, जहाँ ना छोटा ही रखेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और ये वन शॉट वीडियो है तो आपको ये इसके बाद कोई पार्ट नहीं मिलेगा इसका, इस पूरे पेपर का, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सिमिलर डेट पे अलग अलग पेपर है, राइट। तो ज़्यादा पार्ट करेंगे तो फिर डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंगल वीडियो में अपन कवर कर लेंगे इस चीज़ को, राइट। देखो, दो पर टिप्पणियां लिखनी। यशपाल पर आपको टिप्पणी कई बार पूछी गई है, नई कहानी पर टिप्पणी आपको कई बार पूछी गई है, और पंचतंत्र पे आपको कई बार पूछी गई है। अप्रवासी समाज की बात अपन ने ऊपर कर ली, क्या उनको संकटों का सामना करना पड़ता, तो इस प्रकार आप उसका जिक्र कर सकते हो। जनवादी कहानियां मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। फ्रांसीसी कहानी और अफ्रीकी कहानी बार बार पूछी गई, तो इनको एक बार देखेंगे अपन यहाँ पे भी। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कहानी का किस प्रकार से योगदान रहा है उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय कहानी में राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक रहा? 1857 से 1947 तक रहा। साहित्य को गहरे रूप से प्रभावित किया इसने, है ना। कहानी विधा राष्ट्रवादी चेतना को प्रभावी अभिव्यक्ति बनी, है ना। राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष यहाँ पे दिखता है। स्वाधीनता, आत्मसम्मान और स्वदेशी भावना भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। विषय वस्तु क्या रही इनकी कहानियों की? इन कहानियों में जो इस दौर में लिखी गई उनमें ब्रिटिश शासन का विरोध दिखा, बलिदान, त्याग और संघर्ष की बात हुई, जेल जीवन और क्रांतिकारी जीवन की जो है इनमें जिक्र होते हैं रहे इन कहानियों के अंदर, ठीक है। सामाजिक सुधार की भी वाहक बनी ये कहानियाँ। सामाजिक सुधार में जैसे जातिवाद, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना जो इन कहानियों में आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक सुधार से जोड़ा इन कहानियों ने, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक सुधार से जोड़ा इन कहानियों ने, ये आप ध्यान रखेंगे। कथानक की प्रवृत्ति कैसी रही? यथार्थवादी कथानक रहा इनका, वास्तविक ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरणा इन्होंने ली है। पात्र रचना कैसी? इन कहानियों में जो पात्र होते थे वो देशभक्त, क्रांतिकारी टाइप के और साधारण जनता आती थी, ठीक है। नायक समूह सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नायक समूह चेतना का प्रतिनिधित्व जो ये कहानियां करती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमुख कथाकार कौन रहे हैं इस दौर के? तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक यथार्थ को जोड़ने का और उनमें जागृति करने का प्रयास किया। सुदर्शन और यशपाल ने भी क्रांतिकारी दृष्टि रखी अपनी कहानियों के अंदर। इनकी भाषा शैली कैसी रही है? अब देखो, मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए आपको ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। प्रेरणादायक भाषा और सरल हो, और जनभाषा का प्रयोग इनमें हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव रहा है? कहानी केवल साहित्य नहीं, संघर्ष का औजार भी बनी, जनता को जागरूक करने का एक माध्यम बनी, ठीक है। निष्कर्ष तक क्या बोलेंगे कि भारतीय कहानी को वैचारिक शक्ति दी राष्ट्रीय आंदोलन ने, ठीक है। कहानी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनी इस दौरान, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नई कहानी के स्वरूप और वैशिष्ट्य पर आप देखेंगे तो 1950 के बाद जो कहानियां रची गई वो नई कहानियों के अंदर आती है, मतलब देश की आज़ादी के बाद में जो कहानियां, इनमें सामाजिक मानसिक परिवेश की उपज है ये कहानियां। ये मैंने आपको पहले ऊपर जिक्र कर दिया, एक बार इससे पढ़ लेंगे आप, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। दोबारा उन्हीं चीज़ों को बोलूँगा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ें, राइट। इसमें आधुनिक हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही? जैसे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति है, वही वाली चीज़ स्वतंत्रता के बाद की ये कहानियाँ है, ठीक है। आधुनिक कहानी हो, नई कहानी हो, सब में शहरीकरण, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी चेतना, मनोविज्ञान वगैरह, पात्रों की मानसिक अवधारणाएं, चेतना का सूक्ष्म विश्लेषण, इस तरह आप देखने को मिलता है। शिल्प कैसा होता है? इन कहानियों में खुला शिल्प होता है, कोई किसी नियम से बंधा हुआ शिल्प नहीं होता है ना। आत्मकथात्मक स्वरूप होता है और प्रतीकात्मकता जो इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। भाषा इनमें आम बोलचाल की भाषा रहती है, मिश्रित शब्दावली रहती है, जैसे हिंदी इंग्लिश के वर्ड भी आ जाते हैं। आजकल की रचनाओं में तो आपको हिंदी इंग्लिश के वर्ड भी देखने को मिल रहे हैं। दृष्टिकोण कैसा रहता है? किसी भी चीज़ को क्रिटिकली कहने का मतलब अपने मन की भड़ास निकालने के लिए साहित्य को आज प्रयोग किया जाता है, और उसमें आप जो है आलोचनात्मक दृष्टि काफ़ी ज़्यादा तीव्र देखने को मिलती है आजकल की जो साहित्य होता है उसके अंदर। व्यवस्थावादी विरोधी चेतना भी जो इन कहानियों में देखने को मिलती है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी समय का सशक्त दस्तावेज है, यह बदलते समाज की संवेदनाओं को स्वर देती है, ठीक है। इसके बाद यशपाल का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अपन पढ़ेंगे, राइट। परिचय: यशपाल प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कथाकार है। क्रांतिकारी आंदोलन से इनका प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा है यशपाल का। कथाकार दृष्टिकोण क्या था? सामाजिक यथार्थ का निर्भीक इन्होंने चित्रण किया है। इसके बाद राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता भी इनके साहित्य में दिखती है। मुख्य विषय क्या है? वर्ग संघर्ष जो इनका मुख्य विषय रहा है, क्योंकि ये मार्क्सवाद से जुड़े हुए कवि रहे हैं, ठीक है। यशपाल का एक उपन्यास है दिव्या करके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राइट। क्रांतिकारी आंदोलन भी इनके कहानियों में आता है। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। जनवादी चेतना में शोषण, उत्पीड़ित वर्ग के पक्षधर रहे हैं ये, व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। पात्र चित्रण भी इनकी रचनाओं में काफ़ी देखने को मिलता है। सशक्त और संघर्षशील पात्र यहाँ पे इनकी कहानियों में दिखते हैं, कि इनके पात्र जो होते हैं ना संघर्ष करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखेंगे। सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि है ये कवि। आपके दिव्या नाटक में पृथ्वीराज जो होता है ना, पृथ्वीराज वो एक बेसिकली निचले वर्ग का एक व्यक्ति होता है, बट वो साहसी और निर्भीक होता है,
तो वो बोलता है कि मैं अपनी योग्यताओं को तो बढ़ा सकता हूँ, बट अपने जन्म वाले दोष को किस तरह ढूंढूं, तो मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ, कोई अपना जन्म कैसे बदल सकता है। तो उस तरह का द्वंद्व इनके पात्रों में दिखता है। सामाजिक चेतना का प्रतिनिधि पात्र है इनके। भाषा इनकी सरल, सपाट और रोजपूर्ण रहती है। वैचारिक दृढ़ता इनकी कहानी में जो दिखती है। प्रमुख कृति कौन सी है? दादा कॉमरेड, देशद्रोही, झूठा सच वगैरह जो इनमें दिखता है। कहानी में योगदान क्या है इनका? कहानी को वैचारिक गति की थी, साहित्य को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। निष्कर्ष क्या है कि यशपाल हिंदी के सक्रांतिकारी स्वर है, विचार और कला का संतुलन स्थापित करते हुए नजर आते हैं ये। ठीक है। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। नीति टाइप की कहानियाँ, नीति या उपदेश टाइप की कहानियाँ। मानवीय गुण दोषों का प्रतीक है इनके अंदर। भाषा शैली कैसी है? लोक जीवन से जुड़ी हुई है, व्यवहारिक अनुभव से है ये कहानियाँ जुड़ी हुई। विश्व साहित्य पर इनका तगड़ा प्रभाव रहा है। पंचतंत्र का इतना सारा ट्रांसलेशन हुआ है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसका ये चलता है। ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उनके आपको PDF में आंसर दे दूंगा, तो आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक आपका MSD 09 का यहाँ पे सारा कवर हो गया। इनसे आप लिख सकते हो। 5 क्वेश्चन लिखने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से इतने से आराम से आप कर लोगे। और PDF से आप चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड विल मीट इन नेक्स्ट पेपर एंड जय हिंद।